नमस्कार। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और प्राचीन भारत की एक ऐसी कानूनी दुनिया को समझते हैं जहां न्याय सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं बल्कि जीने का एक तरीका था। एक ऐसा तरीका जहां हर फैसले को एक नैतिक तराजू पर तौला जाता था। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी कानूनी सिस्टम का मकसद सिर्फ सजा देना ना हो बल्कि समाज में एक नैतिक संतुलन बनाए रखना हो। यही वो गहरा सवाल है जो प्राचीन भारत की न्याय प्रणाली की बिल्कुल नींव में बसा था। आइए इस अनोखी सोच को थोड़ा और करीब से जानें। उस सवाल का जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द में छिपा है, धर्म। पर यहां धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सोच है जिसमें नेकी, कर्तव्य, न्याय और इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली नैतिक व्यवस्था शामिल है। मतलब यही वो बुनियाद थी जिस पर न्याय का पूरा ढांचा खड़ा था। तो न्याय, कर्तव्य और धर्म, ये तीनों मिलकर काम कैसे करते थे? देखिए, असल में कानून का मकसद सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं था बल्कि समाज के ताने बाने को मजबूत रखना था ताकि हर कोई एक दूसरे के साथ सद्भाव से रह सके। जैसा कि ये कहावत बताती है, प्राचीन भारतीय कानूनी प्रणाली कानून, धर्म, नैतिकता और रीति रिवाजों का एक मिश्रण थी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कानून कोई सूखी, बेजान चीज नहीं थी, बल्कि वो लोगों की जिंदगी, उनकी मान्यताओं और परंपराओं से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। अच्छा, पर यह सवाल उठता है कि ये सारे नियम और सिद्धांत आखिर आए कहाँ से? वो कौन सी किताबें थीं जिन्हें पढ़कर राजा और न्यायाधीश फैसले सुनाते थे? चलिए कानून के इन प्राचीन सोर्स को खंगालते हैं। देखिए, कानून का विकास एक लंबी यात्रा की तरह था। इसकी शुरुआत हुई वेदों से, जो हमें हमारे नैतिक कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। फिर आए धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र, जिनमें शादी, विरासत और अपराध जैसे मामलों के लिए नियम बनाए गए। इसके बाद आई स्मृतियां, जो उस समय के बड़े बड़े कानूनी ग्रंथ थे। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ किताबें ही कानून नहीं थी। स्थानीय परंपराओं यानी आचार और राजा के आदेशों यानी राजशासन को भी उतनी ही अहमियत दी जाती थी। इन स्मृतियों में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति सबसे ज्यादा मशहूर हैं। इनको उस जमाने के संविधान या लीगल कोड की तरह समझा जा सकता है, जिनमें सिविल, क्रिमिनल और पर्सनल मामलों के लिए बड़े विस्तार से नियम कानून दिए गए थे। ये ग्रंथ समाज के लिए एक तरह से लीगल गाइड का काम करते थे। तो ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि कानून कहाँ से आए, लेकिन असली सवाल ये है कि इन्हें लागू कैसे किया जाता था। एक छोटे से गांव के झगड़े से लेकर राजा के दरबार तक न्याय की ये पूरी मशीनरी आखिर चलती कैसे थी? इस पूरी व्यवस्था के शिखर पर होते थे राजा। लेकिन राजा सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो न्याय के सर्वोच्च अधिकारी थे और उससे भी बढ़कर धर्म के सबसे बड़े रक्षक माने जाते थे। उनकी जिम्मेदारी थी यह पक्का करना कि राज्य में न्याय और नैतिकता बनी रहे। हाँ, उनकी मदद के लिए मंत्री और न्यायाधीश तो होते ही थे। और ये जो पूरा सिस्टम था वो कमाल का व्यवस्थित था, एक तरह से न्याय की सीढ़ी जैसा। सबसे निचले पायदान पर कुल यानी परिवार की अदालतें थीं, जो घरेलू झगड़े सुलझाती थीं। उसके ऊपर श्रेणी, जो व्यापारियों के संगठन के विवादों को देखती थीं। फिर गण यानी सामुदायिक अदालतें, और फिर आती थीं राज्य की अदालतें। और अगर कोई इन फैसलों से भी खुश नहीं होता था तो अपील के लिए आखिरी दरवाजा था राजा का दरबार। चलिए अब इस स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर देखते हैं ये कानून असल जिंदगी में काम कैसे करता था। जब कोई अपराध होता तो सबूत कैसे जुटाए जाते थे और सजा कैसे तय होती थी। कानून को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तरफ थे क्रिमिनल लॉ, जैसे चोरी, हमला या देशद्रोह। यहां सजा इस बात पर निर्भर करती थी कि अपराधी किस जाति का है और उसका इरादा क्या था। दूसरी तरफ थे सिविल लॉ, जो जमीन जायदाद, कॉन्ट्रैक्ट्स और शादी ब्याह जैसे मामलों को सुलझाते थे। यहां मकसद सजा देना नहीं बल्कि लोगों के अधिकारों को वापस दिलाना और समाज में व्यवस्था बनाए रखना था। अब किसी भी केस में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सबूत तो चाहिए ही थे, है ना? उस समय तीन तरह के सबूतों को सबसे ज्यादा अहम माना जाता था: लिखित दस्तावेज, चश्मेदीद गवाह और ये कि किसी चीज पर असल में कब्जा किसका है। लेकिन जरा सोचिए, उस सिचुएशन में क्या होता होगा जब कोई ठोस सबूत ही ना मिले, जब ना कोई गवाह हो, ना कोई दस्तावेज। तब अदालतें सच का पता कैसे लगाती? यहीं पर एक ऐसी प्रथा सामने आती है जो आज हमें शायद हैरान कर दे, दिव्य या जिसे हम अग्नि परीक्षा कहते हैं। जब सारे सबूत फेल हो जाते तो माना जाता था कि अब ईश्वर ही न्याय करेंगे।
आरोपी को आग या पानी जैसी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। मान्यता ये थी कि अगर वो बेकसूर है तो कोई दैवीय शक्ति उसे बचा लेगी। तो हजारों साल पुरानी इस न्याय प्रणाली से आज क्या सीखने को मिलता है? इसकी विरासत क्या है और ये आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखती है? आइए इसके पीछे छिपे उन नैतिक सिद्धांतों पर एक नज़र डालते हैं जो आज भी जिंदा हैं। देखिए, हर न्यायिक फैसले के पीछे कुछ गहरे सिद्धांत काम करते थे। ये पूरी व्यवस्था धर्म यानी नेकी की नींव पर खड़ी थी। इसका मार्गदर्शन न्याय करता था। इसमें हमेशा सत्य और निष्पक्षता पर जोर दिया जाता था और इन सब का आखिरी मकसद एक ही था, एक ऐसा समाज बनाना जो व्यवस्थित हो और जहां सब मिलजुल कर रहें। इस सिस्टम का असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहा है। ये ना सिर्फ हिंदू कानून की बुनियाद बना, बल्कि इसने भारत के बाद के लीगल सिस्टम्स को भी बहुत प्रभावित किया। और सबसे बढ़कर इसने हमेशा नैतिक और एथिकल शासन के महत्व पर जोर दिया। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, क्या हमारी आज की आधुनिक कानूनी व्यवस्था, जो अक्सर नियमों और प्रक्रियाओं में ही उलझी रहती है, प्राचीन भारत के नैतिक संतुलन पर ध्यान देने के इस विचार से कुछ सीख सकती है? इस पर जरूर सोचेगा।